नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 में आज हम सांख्यिकी का अभ्यास शुरू करेंगे। पहला पाठ है हमारा आज सूचना का एकत्रीकरण। इसकी शुरुआत करते हैं। सूचना का एकत्रीकरण पहले पाठ से आज शुरुआत करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई चालू रखेंगे। तो क्या सीखना है हमें इस पाठ में, उसके ऊपर पहले थोड़ी सी नज़र दौड़ा देते हैं। तो सांख्यिकी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी की शुरुआत कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद सांख्यिकी के अंदर दो प्रकार की सूचनाएं आएगी, संख्यात्मक सूचनाएं और गुणात्मक सूचनाएं। उनका अर्थ और अंतर हम समझेंगे। फिर प्राथमिक और गौण सूचनाओं के बारे में अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद प्राथमिक सूचना को एकत्रित करने की जो पद्धतियां हैं उसका अभ्यास करेंगे। उसमें भी सबसे प्रचलित और महत्व की जो पद्धति है वो है आदर्श प्रश्नावली। उसकी बात करेंगे हम लोग बाद में। उसके बाद गौण सूचना की बात आती है। गौण सूचना उसका अभ्यास करेंगे, कहाँ से प्राप्त होती हैं और उसे प्राप्त करते वक्त ध्यान रखने की कौन सी सावधानियां होती हैं, उसका अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हम शुरू करेंगे हमारा पहला पाठ। उसमें हमारा आज का मुद्दा है सांख्यिकी का उद्भव और विकास। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत का प्रदान मौर्य साम्राज्य के समय से महत्व रहा है। भारत में सांख्यिकी का महत्व मौर्य साम्राज्य से था, ऐसा लेख मिलता है, ऐसी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद मुग़ल सम्राट अकबर के शासन के दरमियान भी मुग़ल साम्राज्य का प्रशासन और मुल्की सेवाएं, उसमें भी उच्च कक्षा की प्रस्थापित हुई सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख दिखाई देता है। अबुल फजल ने जो ग्रंथ लिखा था आईने अकबरी, उसमें भी सांख्यिकी की कुछ बातें पता चलती हैं। तो भारत में सांख्यिकी का उद्भव देखा जाए तो ईसा पूर्व 321 और से 296 के बीच में वहाँ से शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। सूचना का पृथक्करण करने के लिए सर्वप्रथम गॉटफ्रीड एकेनवॉल, इन्होंने 1749 में जर्मन शब्द स्टेटिस्टिक का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम शब्द स्टेटिस्टिक का उपयोग किसने किया था, उसकी बात आ गई। ईसा पूर्व 1750 के पूर्व सांख्यिकी में प्रदान मुख्यत्वे स्पष्ट संभावना युक्त कल्पनाओं के उपयोग के सिवाय सूचना पृथक्करण के दृष्टांतों पर आधारित थी। तो 1750 पहले सांख्यिकी का हाल क्या था उसकी बात की गई है। हमारे लिए महत्व का सवाल है स्टेटिस्टिक्स, इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। उसके बाद 18वीं शताब्दी तक सांख्यिकी शब्द का उपयोग राज्यों तथा सूचनाओं को विधिवत एकत्रित करने हेतु हुआ था। सांख्यिकी का उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी 1797 में इसका उल्लेख हुआ था। संभावना शास्त्र के प्रारंभिक परिणाम 17वीं और 18वीं शताब्दी में खोजा गया था, जिनके दो महारथी थे। यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना है कि संभावना शास्त्र के प्रारंभिक परिणाम जब खोजे गए थे तब दो महारथी थे, लाप्लास और गॉस। उसके बाद
सर्वप्रथम रचित सांख्यिकीय समिति थी रॉयल सांख्यिकीय संगठन यानी रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी हमें याद रखना है, कहाँ पर हुई थी वो भी। 1834 में लंदन शहर में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांख्यिकी के आधुनिक पहलुओं की रचना हुई। केल्टन एवं कार्ल पियर्सन ने गणितीय सांख्यिकी का उपयोग कहाँ पर किया था, तो विज्ञान में, उद्योग में और राजनीतिक क्षेत्र में किया था। तो सर्वप्रथम सांख्यिकी का उपयोग किसने किया था उसकी बात आ गई, और कहाँ पर किया था वो भी हमने चर्चा की थी। गणितीय सांख्यिकी के रचयिता थे कार्ल पियर्सन, ये बहुत ही महत्व के थे। उन्होंने इंग्लैंड में उच्च स्तर की सांख्यिकीय प्रयोगशाला बनाई थी तथा ईस्वी सन 1911 में लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज में सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी के सांख्यिकीय विषय के विभाग की स्थापना की थी। बहुत ही काम की चीज़ है। कार्ल पियर्सन ने 1911 में लंदन में सांख्यिकी विषय में विभाग की स्थापना की थी, ये हमें याद रखना है। उसके बाद 1910 और 1920 के समय दरमियान गॉसेट और फिशर ने लघु न्यादर सूचना हेतु आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान की रचना का प्रारंभ किया। फिशर ने जेनेटिक्स, बायोमेट्री, मनोविज्ञान, शिक्षा, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग किया था। फिशर ने सांख्यिकी का उपयोग कहाँ पर किया था? वे सांख्यिकी के पिता के रूप में पहचाने जाते हैं। फिशर सांख्यिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो फिशर को। आगे बढ़ते हैं। फिशर 1930 के समय दरमियान आ गए पियर्सन और नीमान। इन दोनों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया था और उत्तरोत्तर सांख्यिकी की आधुनिक पद्धतियों का विकास भी किया था। भारत में अब क्या परिस्थिति थी सांख्यिकी के विकास की, देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध सांख्यिक PC महालनोबिस, इनके द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना 1931 में कोलकाता में हुई। जैसे लंदन में रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1834 में, उसी प्रकार भारत में 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। 1941 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम अनुस्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय को प्रारंभ किया। 1950 में महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय न्यादर्श जांच यानी नेशनल सैंपल सर्वे को सरकार द्वारा मान्यता दी गई और सूचना एकत्रीकरण का प्रथम सोपान अक्टूबर 1950 में प्रारंभ हुआ। अन्य संस्था भारतीय कृषि विषयक सांख्यिकी संशोधन संस्था थी। उसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI। उसका भी भारत में सांख्यिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद इस सांख्यिकी के विषय का अर्थ, कार्य क्षेत्र और मर्यादा पर आधारित सांख्यिकी की 100 उपरांत परिभाषाओं की सूची WF विलकॉक्स ने 1935 में एकत्रित की थी। उसके बाद आते हैं क्रॉक्सटन तथा क्राउडन ने सांख्यिकी की परिभाषा दी थी, व्याख्या दी थी। वो परिभाषा यहाँ पर है।
सांख्यिकी एक विज्ञान है। उन्होंने कहा था, क्रॉक्स्टन और काउडन ने कहा था कि सांख्यिकी एक विज्ञान है जो संख्यात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण, पृथक्करण एवं अर्थघटन करता है। 3 शब्दों को ध्यान में रखना है, एकत्रीकरण, पृथक्करण और अर्थघटन। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में सांख्यिकी विषय मात्रावाचक सूचनाओं के लिए ही उपयोग में लिया जाता है, ऐसा नहीं है, परंतु गुणात्मक सूचनाओं के लिए भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद इसका उपयोग देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलिट्री प्रोजेक्ट में भी इसका उपयोग हुआ था सांख्यिकी का। भारत में 1949 से 49 में हैदराबाद में रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में भी कार्यात्मक संशोधन की इकाई अस्तित्व में आई थी। उसके बाद 1953 में भी ISI कोलकाता में कार्यात्मक संशोधन पद्धतियों का उपयोग करके PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ढांचे का निर्माण किया था। सांख्यिकी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका उपयोग हुआ। आगे चलते हैं। संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचना की ओर बढ़ते हैं। तो सांख्यिकी के अध्ययन में आने वाली वस्तुओं के समूह, आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। समष्टि किसे कहते हैं वो हमें ध्यान में रखना है। सांख्यिकी के अध्ययन में जब हम सांख्यिकी का अभ्यास करते हैं तो आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री के कामदारों के जीवन स्तर संबंधी अध्ययन करना हो तो उस फैक्ट्री के समग्र कामदारों का समूह समष्टि कहलाता है। समष्टि को इकाइयों की कुल संख्या को समष्टि का आकार कहते हैं और उसकी इकाइयों की संख्या को कैपिटल N से दर्शाते हैं और उस समष्टि को शांत समष्टि कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आ गई है, शांत समष्टि। उसके बाद उदाहरण दिया है, फैक्ट्री में 700 कामदार हैं, इसका उदाहरण दिया है। 700 कामदार यानी उसका N होगा 700 वगैरह सब इसके अंदर दर्शाया गया है। आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद सूचना की बात। सूचना किसे कहते हैं कि जांच द्वारा, किसी भी प्रकार की जांच द्वारा एकत्रित हुए परिणामों के समूह को सूचना कहा जाता है। उसके बाद हैं हमारे पास चल और गुणात्मक सूचना। चल और गुणात्मक सूचना की बात करते हैं। तो यदि चल लक्षण असंख्यात्मक हो, यानी उसे किसी संख्या के द्वारा नहीं दर्शा सकते, इसका कोई नाप भी नहीं होना, तो उसे गुणात्मक चल कहते हैं। ऐसे गुणात्मक लक्षण को हम गुणधर्म भी कहेंगे। गुणधर्म के अवलोकनों के समूह को गुणात्मक सूचना भी कहा जाता है। और यह चल लक्षण यदि संख्यात्मक हो, असंख्यात्मक होगा तो गुणात्मक चल कहते हैं और संख्यात्मक होगा तो उसे संख्यात्मक चल कहेंगे। गुण के आधारित होंगे तो गुणात्मक चल और संख्या के आधारित होंगे तो संख्यात्मक चल। 2 प्रकार के चल देख लिए और इसकी सूचना को भी हम संख्यात्मक सूचना कहेंगे। ये भी आ गया, उसका उदाहरण दिया गया है हमारे पास। जैसे कि कामदारों का लिंग यानी स्त्री हैं पुरुष हैं, कितने स्त्री कितने पुरुष हैं, अथवा उससे शैक्षणिक स्तर इत्यादि गुणधर्म से संबंधित सूचना को गुणात्मक सूचना कहेंगे। कितने कामदार पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े हैं, कितने अनपढ़ हैं, इसे गुणात्मक सूचना कहेंगे।
और कामदारों की मासिक आय, उनकी आयु, ये संख्यात्मक चल लक्षण संबंधित सूचना है, तो उसे संख्यात्मक सूचना कहेंगे। इस प्रकार गुणात्मक लक्षणों का मात्र निरीक्षण किया जा सकता है, परंतु वह किसी इकाई द्वारा नापा नहीं जा सकता, जबकि संख्यात्मक चल को किसी इकाई द्वारा नापा जा सकता है। उसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक सूचना किसे कहते हैं? प्राथमिक सूचना की बात है। और गौण सूचना। तो सूचनाएं दो प्रकार की हैं, प्राथमिक सूचना और गौण सूचना। उसमें अभी हम प्राथमिक सूचना का अभ्यास करेंगे। किसी भी अधिकृत संस्था या संशोधकों द्वारा सर्वप्रथम बार शुद्ध और मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्रारंभिक सूचना कहते हैं। जैसे कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकत्रित की गई सूचना, भारत की जनसंख्या गणना सूचना तथा भारत के रजिस्ट्रार ऑफिस न्यू दिल्ली द्वारा प्राप्त भारत में मृत्यु दर एवं जन्म दर से संबंधित प्रकाशित सूचना को कहते हैं प्राथमिक सूचना। आगे चलते हैं। गौण सूचना किसे कहते हैं? जब कोई संस्थान या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग हो तो ऐसी सूचना का उपयोग करने वाली संस्था या अनुसंधानकर्ता के लिए यह गौण सूचना बन जाती है। इसके उदाहरण भी दिए गए हैं कि भारत की रजिस्ट्रार ऑफिस न्यू दिल्ली द्वारा एकत्रित की गई भारत के मृत्यु दर एवं जन्म दर से संबंधित सूचना फिर से UN के स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट में प्रकाशित किया जाता है। यहाँ UNO के लिए यह सूचना गौण सूचना कहलाएगी। किसी संस्थान द्वारा गुजरात की कुछ औद्योगिक संस्थाओं से संबंधित सूचना एकत्रित की जाती है। इस एकत्रित सूचना का उपयोग बाद में संशोधनकर्ता छात्रों द्वारा आंकड़ाकीय विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है, तो इन छात्रों के लिए यह सूचना गौण सूचना बन जाती है। अब इन दोनों सूचनाओं के बीच क्या अंतर है उसकी बात करेंगे। प्राथमिक सूचना यह प्रथम बार एकत्रित की गई मौलिक सूचना है, जबकि गौण सूचना यह मौलिक सूचना नहीं है, परंतु एकत्रित की गई सूचना अन्य द्वारा पुनः उपयोग में ली गई सूचना होती है। प्राथमिक सूचना जांच अधीन इकाई पर से एकत्रित की जाती है, जबकि गौण सूचना यह प्राथमिक सूचना आधारित ली जाती है। प्राथमिक सूचना सामान्य रूप से उनके मूल स्वरूप में होती हैं, जिससे उसका वर्गीकरण और कोष्ठक रचना स्वयं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जबकि गौण सूचना सामान्य रूप से पहले से ही वर्गीकरण एवं कोष्ठक रचना युक्त हो सकती है। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने के लिए बड़े प्रमाण में खर्च, समय एवं शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि गौण सूचना के लिए कोई खर्च, समय एवं शक्ति की आवश्यकता अत्यंत कम होती है। प्राथमिक सूचना सामान्य रूप से विश्वसनीय होती है, जबकि गौण सूचना अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके अपने हेतु के लिए उपयोग में लिए जाने के कारण उपयोगकर्ता के उद्देश्य के अनुसंधान में यह विश्वसनीय न भी हो सके। तो इस प्रकार यह अंतर है प्राथमिक सूचना और गौण सूचना के बीच। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक सूचना एकत्र करने की पद्धतियाँ। प्राथमिक सूचना किस प्रकार से एकत्रित की जाती हैं? तो प्रत्यक्ष जांच, अप्रत्यक्ष जांच, टेलीफोन अथवा ईमेल के द्वारा,
प्रश्नावली की पद्धति, स्थानिक रिपोर्टर द्वारा, ऐसी बहुत सारी सूचनाएं पद्धतियाँ हैं जिससे प्राथमिक सूचना एकत्रित की जाती हैं। लेकिन हम इसमें से सिर्फ 3 पद्धतियों का अभ्यास करेंगे: प्रत्यक्ष जांच, अप्रत्यक्ष जांच और प्रश्नावली की पद्धति। इसमें प्रत्यक्ष जांच किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। प्रत्यक्ष जांच, इस पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक जांच के स्थान की सीधी मुलाकात लेता है और आवश्यक सूचना प्राप्त करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अहमदाबाद जिला के साणंद तालुका के किसानों की परिस्थिति के विषय में सूचना एकत्रित करने हेतु स्वयं जाकर साणंद तालुका में जाकर वहां के किसानों का सीधा संपर्क करके उनकी परिस्थिति विषयक सूचना एकत्रित करें, तो यह इस प्रवृत्ति द्वारा की गई सूचना को प्रत्यक्ष जांच द्वारा प्राप्त की गई सूचना कहलाएगी। उसी तरह अहमदाबाद शहर का भी एक उदाहरण दिया गया है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं इसके गुण। प्रत्यक्ष जांच जो है उसके गुण देखते हैं। प्रत्यक्ष जांच उसके गुण। तो प्रत्यक्ष जांच के गुण देखते हैं। इस पद्धति से सही और विश्वसनीय सूचना मिलती है। दूसरा कि सूचनादाता के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात के कारण यदि सूचनादाता को कोई प्रश्न, संशय अथवा उलझन हो तो गणक उसका योग्य स्पष्टीकरण करके उसका हल ला सकता है। व्यक्तिगत जांच के समय गणक द्वारा कितनी बार सूचनादाता से पूरक सूचना मिल जाती है जो परिणामों का अर्थघटन करते समय उपयोगी भी सिद्ध होती है। जब जांच का क्षेत्र मर्यादित हो तो यह पद्धति अधिक सटीक बनती है। कई बार सूचनादाता कुछ प्रकार की सूचनाएं देने में संकोच का अनुभव करता है। ऐसे समय में गणक ऐसी सूचना देने वाले से पूरक प्रश्न पूछकर तथा दी गई सूचना का दुरुपयोग नहीं होगा ऐसा आश्वासन देकर सूचना सक्षम रूप से प्राप्त कर सकता है। इसके दोष भी देखते हैं। जब जांच का क्षेत्र विशाल और विस्तृत हो तो इस पद्धति में अधिक समय लगता है एवं अधिक गणकों की आवश्यकता भी पड़ती है। यह पद्धति अधिक खर्चीली है। यदि गणक सुप्रशिक्षित न हो तो उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना की विश्वसनीयता भी घटती है। यह इसके दोष हैं। अप्रत्यक्ष जांच की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष जांच किसे कहेंगे? तो संशोधक जांच संबंधी जानकारी रखने वाली सक्षम संस्था अथवा व्यक्तियों का संपर्क करता है और ऐसी संस्था या व्यक्ति से अनुरूप सूचना प्राप्त करता है। अप्रत्यक्ष जांच, तो इसका उपयोग कब किया जाता है ये बात की गई है। जब प्रत्यक्ष स्रोत अस्तित्व में न हो, प्रत्यक्ष जांच हेतु का क्षेत्र अति विशाल हो, क्षेत्र में आने वाली सूचना देते व्यक्तियों से सीधी मुलाकात लेने जितना समय न हो, जो सूचना प्राप्त करनी हो उसका स्वरूप अत्यंत जटिल हो, जब प्रत्यक्ष जांच अधीन होने वाला खर्च असह्य हो, तो इस प्रकार सूचना एकत्रित करने की पद्धति को अप्रत्यक्ष जांच की पद्धति कहा जाता है। ऐसे कुछ 4 प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं, तो हमें अप्रत्यक्ष जांच की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष जांच में गणकों के बदले त्राहित व्यक्ति की सहायता से सूचना प्राप्त की जाती है। जैसे कि
जिस व्यक्ति को साणंद तालुका के किसानों की परिस्थिति विषयक सूचना एकत्रित करनी हो, वह व्यक्ति साणंद तालुका के प्रत्येक किसानों से सीधा संपर्क करने के बदले सीधा वह तहसीलदार, साणंद तालुका के तहसीलदार की जिसके पास साणंद तालुका के सभी किसानों की संपूर्ण जानकारी हो, उसका संपर्क करेगा। इससे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। एक और भी उदाहरण दिया गया है नीचे, इस उदाहरण को आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ तक है। आगे चलते हैं। इसके गुण और दोष। तो जब सूचना एकत्रित करने का कार्य क्षेत्र विशाल हो तब यह पद्धति अनुकूल होती है। अप्रत्यक्ष जांच। जब जांच अधीन व्यक्ति सूचना देने के लिए तैयार न हो तब एकमात्र पद्धति उपयोगी यह पद्धति उपयोगी सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष जांच पद्धति को तुलना में यहाँ समय, शक्ति और खर्च कम होता है। सरकार के विभिन्न विभाग के लिए आवश्यक विविध प्रकार की सूचनाओं के लिए यह पद्धति अत्यंत उपयोगी है। इसके कुछ दोष भी हैं, देखते हैं दोषों को। जब व्यक्ति या संस्थान की जिससे सूचना प्राप्त करनी है वह व्यक्ति या संस्थान पूर्वग्रह युक्त अथवा पक्षपाती हो तब इस पद्धति की विश्वसनीयता घटती है। दूसरा दोष है, जब त्राहित व्यक्ति कि जिससे हमें सूचना प्राप्त करनी है वह यदि अप्रामाणिक है, अकुशल है या सच सूचना देने में सक्षम न हो तब यह प्रवृत्ति अर्थहीन हो जाती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक आज अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम प्रश्नावली की पद्धति में आगे बढ़ेंगे। इसका अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। और पीछे स्वाध्याय में आप लोग सवाल पढ़िए, वो सवाल के जवाब आज हमने जितना देखा है उसमें कौन से सवाल होते हैं, उसके कौन से जवाब होंगे, अभी लिखना नहीं है, बाद में आप लोगों को स्वाध्याय दिया जाएगा। लेकिन सवाल और जवाब दोनों पढ़ के नोट करके रखिए आप लोग, तो आगे पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो प्रश्नावली की पद्धति अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। तब तक चलते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पे बैठिए और होमवर्क करते रहिए। धन्यवाद।